Today's our topic of discussion will be ribosome. Ribosomes ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर हैं जो कि सेल में प्रेजेंट होते हैं। ये राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स होते हैं और राइबोसोम्स का जो कार्य होता है वो होता है ये एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस के प्रोसेस में एमआरएनए के ब्लूप्रिंट तैयार करने में। तो जो प्रोटीन सिंथेसिस का कार्यक्रम होता है उस समय जो राइबोसोम्स है वो एक वर्क बेंच या प्लेटफॉर्म की तरह काम करते हैं। बायोलॉजिकल जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें इनकी मुख्य भूमिका होती है। राइबोसोम्स फर्स्ट 1953 में डिस्कवर हुए थे। पैलेडे नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इनको डिस्कवर किया था। राइबोसोम्स की प्रेजेंस जो होती है सेल में वो या तो वो फ्रीली साइटोसोल में प्रेजेंट होते हैं या फिर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बाउंड रहते हैं। इसी के आधार पर यानी कि ये कहाँ प्रेजेंट हो सकते हैं, इनकी क्या लोकेशन होती है, दो प्रकार के राइबोसोम्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं, फ्री राइबोसोम्स और बाउंडेड राइबोसोम्स। फ्री राइबोसोम्स जैसा कि नाम से पता चल रहा है ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होते हैं, किसी और सेल ऑर्गेनेल से बाउंडेड नहीं होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस में ये भी अपनी भूमिका अदा करते हैं, लेकिन जो भी प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं इनके द्वारा वो साइटोसोल में काम आते हैं और सेल की जो फंक्शनल एबिलिटी होती है उसके आधार पर इनकी संख्या वेरी करती है। बाउंडेड राइबोसोम्स हमने अपने पिछले टॉपिक में जिस तरीके से पढ़ा हुआ है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो छोटी छोटी संरचनाएं जुड़ी हुई होती हैं वो और कुछ नहीं राइबोसोम्स होती हैं, तो वो राइबोसोम्स ही बाउंडेड राइबोसोम्स कहे जाते हैं। और ये जो राइबोसोम्स हैं वो या तो कोशिका के बाहर जो सेल के बाहर ट्रांसपोर्ट होती है प्रोटीन उसके बनाने में के समय या फिर सेल मेम्ब्रेन से इंक्लूडेड जो प्रोटीन होती है वहाँ पर ये मदद करते हैं। राइबोसोम्स का जो स्ट्रक्चर है उस स्ट्रक्चर में प्रोटीन और आरएनए मुख्य होते हैं। दो कंस्टिट्यूएंट जो मेन हैं वो है प्रोटीन और आरएनए। प्रोटीन लगभग 25 से 26% होता है और आरएनए की प्रतिशत जो होती है वो 37-38% होती है। आरएनए की राइबोसोम्स की दो मेन सब यूनिट्स होती हैं, लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट। राइबोसोम जो होते हैं उसकी जो दोनों सब यूनिट्स होते हैं उस सब यूनिट्स में प्रोटीन और राइबोसोमल आरएनए प्रेजेंट होते हैं और राइबोसोम एक ऐसा सेल ऑर्गेनल होता है जिसके बाहर कोई बाउंड्री नहीं पाई जाती है। अब जो स्मॉलर और लार्जर सब यूनिट है उनमें क्या डिफरेंस होता है, दोनों में आरएनए प्रेजेंट होते हैं, लेकिन जो स्मॉलर होती है उसमें आरएनए का एक ही स्ट्रैंड प्रेजेंट होता है, जबकि लार्जर सब यूनिट में 2 आरएनए स्ट्रैंड्स प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन कोड के द्वारा दोनों ही स्ट्रैंड्स कवर्ड होते हैं, चाहे वो स्मॉलर सब यूनिट के हों चाहे लार्जर सब यूनिट के हों। दोनों सब यूनिट्स जो राइबोसोम्स की होती हैं वो फ्री मौजूद होती हैं, लेकिन दोनों कब जुड़ती हैं, जबकि मैसेंजर आरएनए उनसे आके जुड़ता है। तो प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस की जब शुरुआत होती है और मैसेंजर आरएनए प्रेजेंट होता है वहाँ पर, तो दोनों सब यूनिट्स मिला के राइबोसोम्स की स्ट्रक्चर को कंप्लीट करती हैं और ये जो प्रोसेस होता है उसमें मैग्नीशियम आयंस इम्पॉर्टेंट रोल रखते हैं। राइबोसोम्स ट्रांसफ़र आरएनए या टीआरएनए की और एमआरएनए की मदद से प्रोटीन ट्रांसलेशन का या प्रोटीन मेकिंग का काम करते हैं। प्रोकैरियोटिक
और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाओं में राइबोसोम्स पाए जाते हैं। स्ट्रक्चरली अगर देखें तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स में जो राइबोसोम की स्ट्रक्चर में डिफरेंस होता है वो ये कि प्रोकैरियोटिक सेल में जो लार्ज यूनिट होती है वो 50S की होती है, स्मॉलर यूनिट 30S की होती है, और राइबोसोमल जो कॉम्प्लेक्स होता है वो होता है 70S। यानी प्रोकैरियोटिक जो RNA होता है उसको प्रोकैरियोटिक राइबोसोम जो होता है उसको 70S राइबोसोम कहा जाता है, जबकि जो यूकैरियोटिक सब यूनिट्स हैं वो लार्जर 60S की होती है, स्मॉलर 40S की होती है। तो जो टोटल राइबोसोमल कॉम्प्लेक्स बनता है वो होता है 80S सब यूनिट। यूकैरियोटिक सेल में लगभग 78 या 78 प्रोटीन्स प्रेजेंट रहते हैं। ये स्ट्रक्चर है। प्रोकैरियोटिक सेल में जो राइबोसोम है वो 70S प्रकार का होता है, यूकैरियोटिक में 80S, और इसकी स्मॉलर और लार्जर यूनिट्स दोनों दिखाई गई हैं रिस्पेक्टिवली। 30 और 40S प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में स्मॉलर यूनिट होती है, जबकि 50S और 60S लार्जर सब यूनिट होती है रिस्पेक्टिवली इन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। ये फिर से स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है हमें कि जो 30S सब यूनिट होती है वो स्मॉलर होती है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है इसका वो होता है लगभग 0.9 इंटू 10⁶ डाल्टन्स, और जो स्मॉलर यूनिट होती है उसमें 60S rRNA और 21 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहती हैं, जबकि जो प्रोकैरियोट सेल का 50S सब यूनिट होता है या लार्जर सब यूनिट होता है उसका मॉलिक्यूलर वेट 1.8 इंटू 10⁶ डाल्टन्स, और इसमें 5S rRNA 23S rRNA और 34 पॉलीपेप्टाइड चेन्स प्रेजेंट रहती हैं। इसी तरीके से जो 80S राइबोसोम्स है यानी कि यूकैरियोटिक राइबोसोम्स है, वहाँ पर जो 40S सब यूनिट होती है वहाँ 16S RNA की जगह 18S rRNA मौजूद रहता है, और 30 प्रोटीन्स के लगभग वहाँ पे मौजूद रहती हैं। इसी तरीके से जो 50S सब यूनिट होती है प्रोकैरियोट्स की उसी के तरह देखा जाए तो जो 60S यानी लार्जर सब यूनिट ऑफ यूकैरियोटिक सेल है वहाँ पर जो RNA होते हैं वो 20S 5.8S और 5S rRNA और 40 प्रोटीन्स के लगभग वहाँ पर मौजूद रहती है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है 60S सब यूनिट का वो 4 to 4.5 मिलियन डाल्टन्स होता है। अब यहाँ पर जो हम पढ़ रहे हैं एस जो शब्द है वो है स्वेडबर्ग यूनिट। ये सेंट्रीफ्यूगल यूनिट होती है, और ये जो यूनिट होती है वो तो जो एस है वो एक मेजर है जिस रेट पर कोई भी पार्टिकल सेंट्रीफ्यूगेशन के टाइम स्पन डाउन करता है। जितना पार्टिकल फास्टर ट्रैवल करता है सेंट्रीफ्यूज करते समय उतना ही उसका स्वेडबर्ग वैल्यू या सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ज़्यादा होता है। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट जो कोई भी पार्टिकल है उसके मॉलिक्यूलर वेट, वॉल्यूम और शेप का फंक्शन होता है। जितना ज़्यादा हैवियर और कॉम्पैक्ट पार्टिकल होगा उसका स्वेडबर्ग यूनिट उतना ही ज़्यादा होगा और सेडिमेंटेशन उसका उतना ही फास्टर होगा। क्वांटिटी या मात्रा कितनी होती है राइबोसोम की वो बहुत वेरी करती है अलग अलग प्रकार की सेल में। जैसे कि बैक्टीरियल सेल में 20,000 जबकि यीस्ट सेल में 2 लाख तक राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। तो जो फिजियोलॉजिकल स्टेट है वो डिसाइड करती है कि राइबोसोम्स कितने होंगे। ये कुछ एक टेबुलर फॉर्म में है कि राइबोसोम्स ई कोलाई एक बैक्टीरिया है उसमें 70S जो राइबोसोम है उसमें ये स्टैटिस्टिक्स होगी जो कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि 30S सब यूनिट 60S RNA 21 प्रोटीन्स के साथ बना होता है स्मॉलर सब यूनिट, और लार्जर सब यूनिट में ये होता है
इसी तरीके से यूकैरियोटिक सेल जो रेड की है उसके जो स्टैटिस्टिक्स हैं उसमें 40s rRNA, 18s rRNA और 33 प्रोटीन से मिलकर स्मॉल सब यूनिट बनती है, और लार्जर सब यूनिट के स्टैटिस्टिक्स हैं 60s सब यूनिट जिसको कहा जाता है, 20s, 5.8s और 5s rRNA और 49 करीब प्रोटीन्स उसमें प्रेजेंट होती हैं। राइबोसोम्स के डोमेन्स की बात करी जाए तो उसमें दो प्रकार के डोमेन्स प्रेजेंट होते हैं। एक होता है ट्रांसलेशनल डोमेन। जैसा कि हमको सबको पता है कि राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित सेल ऑर्गेनेल है, तो जो प्रोटीन सिंथेसिस से संबंधित पार्टिकल्स हैं, तो जहाँ पर राइबोसोम का जो रीजन रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसलेशन के लिए, उसको ट्रांसलेशन डोमेन कहा जाता है। दोनों की दोनों जो सब यूनिट्स होती हैं स्मॉलर और लार्जर, वो उसमें ये डोमेन प्रेजेंट होता है। अपर हाफ ऑफ द स्मॉल सब यूनिट और कुछ जो लार्ज यूनिट का सब पार्ट होता है वो भी इसमें इन्वॉल्व रहता है। एग्जिट डोमेन्स जो होते हैं वो ये कि जब प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है तो जो ग्रोइंग पेप्टाइड चेन है वो जहाँ से निकलती है बाहर, दैट सब यूनिट इज़ कॉल्ड फॉर्म, जो कि लार्ज सब यूनिट से बाहर की तरफ निकलेगी, तो वो जो पार्ट है वो एग्जिट डोमेन कहलाता है। सब यूनिट्स की साइड में ये प्रेजेंट रहता है। राइबोसोम्स पे जो साइट्स होती हैं वो 3 प्रकार की हो सकती हैं। एक होती है पेप्टिडाइल और डोनर साइट, या पी साइट भी बोलते हैं, एमिनो एसाइल या एक्सेप्टर साइट, और ए साइट भी कहा जाता है इसको, और एग्जिट साइट। राइबोसोमल जो आरएनए होता है या उसका जो मुख्य काम होता है वो क्या होता है कि जो आरआरएनए है वो ट्रांसक्राइब होता है डीएनए के कुछ पोर्शन से। आरआरएनए के 2 रोल्स होते हैं। जो 60s आरएनए है 30s सब यूनिट्स का, वो इनिशिएशन जब होता है प्रोटीन सिंथेसिस का, उसमें मुख्य अपना काम करता है। 3 प्राइमर एंड ऑफ द जो 16s rRNA कॉम्प्लेक्स होता है वो इनिशिएशन सिग्नल साइट प्रोवाइड करता है mRNA के साथ, और हेल्प करता है mRNA को पोजीशन करने में राइबोसोम पर। 60s rRNA बाइंड्स विद इनिशिएशन फैक्टर एट 3 प्राइमर एंड और CCA एंड ऑफ अमीनो एसाइल RNA। तो जो राइबोसोमल RNA है वो मुख्य तौर पे जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसमें mRNA के साथ हेल्प करता है। थैंक यू।